हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपनी जो लास्ट क्लास हुई, अपन ने जल अवशोषण की क्या पढ़ी, घटनाएं पढ़ी, और उन घटनाओं को एक बार दोबारा रिवाइज करके देखो कि सबसे पहले अपन ने विसरण पढ़ा, ठीक है, विसरण के प्रकार पढ़े, विसरण के गुण पढ़ लिए और विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, प्रासरण, प्राशन के प्रकार, प्राशन का प्रयोग और प्राशन के लिए उपयुक्त आने वाले विलयन और पारगम्यता। इसके बाद में अपन ने बल पढ़े, कौन कौन से, ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी, और इनका आपस में डीपीडी के साथ क्या पढ़ लिया था, संबंध पढ़ लिया था, ठीक है। ये तो विसरण और प्राशन की चीजें होगी थी, आपकी सारी कंप्लीट विसरण और प्राशन के बारे में अपनी ये चर्चाएं पूरी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद अपन ने एक छोटा सा पॉइंट वहां से पढ़ा था, कौन सा, जल विभव और अंतः चूषण। ये सारे टॉपिक मेरे दोस्तों अपन ने लास्ट की क्लासेज में पढ़ लिए। अब इसके बाद देखो, पादप के लिए क्या, जल अवशोषण, ठीक है, कि पादप के लिए जल अवशोषण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, और ये आपका थर्ड पॉइंट है, जल का अवशोषण। देखो, सबसे पहली चीज तो पादप के लिए जल किसके लिए आवश्यक है, उसकी जैविक क्रियाओं के लिए। जल किसके लिए आवश्यक होता है, उसकी जैविक क्रियाओं के लिए, ठीक है। अब ये जो जल अवशोषित किया जाता है वो पादप के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो जीव द्रव्य का 90% भाग होता है। क्या करता है ये, ताप का नियंत्रण करता है, कोशिका को स्पीत बनाने में, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, जीव द्रव्य की जो मुख्य चीजें होती है, जैसे किसी कोशिका की आकृति को निश्चित करना हो, स्पीड बनाए रखना हो, ठीक है, या फिर उसके लिए कौन से काम करना, ताप का नियंत्रण करना, टेम्परेचर, उसके लिए सहायक, प्रकाश संश्लेषण में सहायक, और एक और देखना, वाष्पोत्सर्जन में सहायक। वाष्पोत्सर्जन में सहायक, इसलिए जल क्या है, आवश्यक होता है। अब देखो, इस जल की जरूरी क्यों है, ये चीजें तो उधर पढ़ ली अपन ने। और जल के विशेष गुण देखो, एक तो इसकी पीएच उदासीन है, ये परिवहन में सहायक होता है, पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का क्या करेगा, परिवहन करेगा, उसके अंदर सहायक होता है। एक ये क्या करता है, विलयन तैयार करता है, और विलयन तैयार से क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है उस पादप में। मतलब सीधी सी बात है, मृदा में पाए जाने वाले जो खनिज है, खनिज लवण है, खनिज आयन है, वो किसके अंदर आ जाते हैं, जल के अंदर आ जाते हैं, उससे उसका अवशोषण हो जाता है। ये तो नॉर्मल परिचय है केवल टॉपिक का। मतलब अपना टॉपिक कौन सा है, पादपों में जल अवशोषण। तो वो जल अवशोषण क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यक है, इस चीज को बताया गया है बस इसमें, और बाकी कुछ नहीं है। अब इसके बाद देखो, पादप के लिए जल कौन सा होता है, किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो देखो, पादप को जल प्राप्त होता है ना, वो प्राप्त होता है मृदा से, मृदा से प्राप्त। इस जल को कहते हैं अपन हेलाड। हेलाड होता है इकार्ड प्लस कैसार्ड। ये चीज अपन को अब थोड़ा टॉपिक आपका शुरू हो गया है कि पादप के लिए कोई भी जो जल होता है उस जल को क्या बोलते हैं अपन, हेलाड। और हेलाड कौन सा भाग है बताओ, संपूर्ण जल, संपूर्ण जल। इकार्ड अप्राप्य
और ये कौन सा हो गया, प्राप्य। अब सुनो जी बच्चों, मेरे दोस्तों सुनो, कृषि वैज्ञानिकों, बात यह है कि पादप के लिए जितना भी कुल जल होता है ना, उस कुल जल को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलोगे, हेलाड कहेंगे। और उस हेलाड में से जिसको पादप प्राप्त करता है उसको कहते हैं केसाड, और नहीं प्राप्त हो पाता है उसको क्या बोलोगे, इकार्ड। मतलब पादप जिस जल को अवशोषित कर लेता है वो तो कौन सा हो गया, केसाड, और अवशोषित नहीं कर पाता है वो कौन सा हो गया, इकार्ड। मतलब पादप के लिए ये चीज महत्वपूर्ण है जल के बारे में। अब ये जो जल होता है ना, कौन सा, प्राप्य जल, वो प्राप्य जल होता है 5 प्रकार का। 5 प्रकार का, 5 कौन कौन सा, सुनो, गुरुत्वीय, आर्द्रताग्राही, रसायनुबंधी, अपवाही और केशिका। कितने प्रकार का जल हो गया पादप के लिए, कौन सा जल, केसाड जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, रसायनुबंधी जल और अपवाही जल। कितने प्रकार का है टोटल, 5 प्रकार का है साहब। कौन कौन सा, गुरुत्वीय जल। सबसे पहले तो ये आपको प्राप्य जल कहां से प्राप्त होता है, वर्षा से। वर्षा से, और वर्षा से जल सबसे पहले सुनो बहकर चला गया, प्रवाहित या बहता हुआ, वो जल तो कौन सा हो गया, अपवाही जल। नीचे भूमि में गहराई में चला गया, गहराई में चला गया, वो कौन सा हो गया, गुरुत्वीय जल। मृदा कणों से, मृदा कणों से चिपका जल, वो कौन सा हो गया, आर्द्रताग्राही। खनिजों के साथ, खनिजों के साथ जुड़ा हुआ जल कौन सा हो गया, रसायनुबंधी। और केशिका जल, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और ये है मृदा कणों से चिपका जल। हाँ जी बच्चों, मेन अपने पास 5 प्रकार का जल है। पांच प्रकार का जल कौन कौन सा, सबसे पहले तो पादप को जो जल प्राप्त होता है ना, उस जल को कहते हैं अपन कौन सा जल, केसाड। और केसाड के तरीके अपन बनाए ना, वो केसाड के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला गुरुत्वीय जल, देखो बारिश हुई साहब, उस बारिश के कारण जैसे ये धरातल है, तो इस धरातल पर बहकर जो चला गया वो तो कौन सा हो गया, गुरुत्वीय जल, जो सॉरी अपवाही जल। और नीचे गहराई में चला गया वो कौन सा हो गया, गुरुत्वीय जल। ध्यान से समझो, जो बहकर चला गया वो कौन सा हो गया, अपवाही। नीचे धरातल में बहुत ज्यादा गहराई में चला गया वो कौन सा हो गया, गुरुत्वीय जल। दूसरा, ये मृदा कण है और इन मृदा कणों के साथ कोई जल चिपका हुआ है साहब, ये लो, इन मृदा कणों से चिपका हुआ जल है ऐसे। ये कौन सा हो गया, आर्द्रताग्राही। और मृदा कणों में समाहित जल बीच बीच में, ये कौन सा हो गया, ये केशिका जल। और एक है आपके खनिजों के साथ, ये खनिज आयन है, और इन खनिज आयनों के साथ ये जुड़ा हुआ जल, ये कौन सा हो गया, रसायनुबंधी।
मतलब सीधी सी बात है, ये तो कौन सा है, ये तो कौन सा हो गया, अपवाही। ये कौन सा हो गया, गुरुत्वीय। ये कौन सा है, अंदर, अंदर जो चिपका हुआ है, अंदर की बात है, थोड़ा दिख रहा है, हल्का लिख रहा हूं क्योंकि ये जगह की कवर करना है अपन को। ये कौन सा है, केशिका। और ये कौन सा है, आर्द्रता। और ये कौन सा है, रसायन बंदी। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें यहां अब समझ में आ गई होगी। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास जल के मुख्य प्रकार थे। अब सुनो, ये जल पादप के लिए कहां से अवशोषित किया जाता है, मैंने कहा आपको मृदा से। तो उस मृदा के अंदर कुछ कैपेसिटी बनती है, जैसे मृदा जल धारिता, मृदा जल धारिता, ये पहली चीज है। मृदा जल धारिता, पादप के अंदर कौन सी धारिता बनेगी, मृदा जल धारिता। इसमें कौन कौन से जल आएंगे, मृदा जल कौन से को ग्रहण करेगी, इसमें देखो कौन कौन से ऐसे जल है जिसको मृदा ग्रहण करती है, यानी मृदा के अंदर समाहित रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं मृदा जल धारिता। और मृदा जल धारिता में कौन कौन से जल आएंगे, गुरुत्वीय जल आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे गहराई में चला गया गुरुत्वीय जल। दूसरा, मृदा कणों में समाहित जल कौन सा होता है, केशिका जल। और एक मृदा कणों से चिपका हुआ जल कौन सा होता है, आर्द्रता जल। ये तीन प्रकार के जल किस में आ गए, मृदा जल धारिता में। मतलब मृदा की जो धारिता है, ग्रहण करने की क्षमता है, उसमें गुरुत्वीय जल, केशिका जल और आर्द्रता जल, तीन प्रकार के जल इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद कौन सा है, मृदा जल धारिता के बाद है उसकी क्षेत्रीय क्षमता। मृदा जल क्षेत्रीय क्षमता, क्षेत्रीय क्षमता के अंदर देखो कौन सा जल नहीं आएगा, एक विशेष क्षेत्र की बात करेंगे, और विशेष क्षेत्र में पादप की जड़ें जहां तक पहुंचती है उस तक की, और कहां तक पहुंचेगी, गुरुत्वीय जल तक नहीं पहुंचेगी। गुरुत्वीय जल को छोड़कर अन्य जितने भी जल होते हैं ना, वो सारे कौन से आएंगे, मृदा की क्षेत्रीय क्षमता में आएंगे। तो साहब कौन कौन से हो गए, बोलो, केशिका हो गया, आर्द्रता हो गया, रसायनुबंधी हो गया, और कौन सा हो गया, अपवाही हो गया। ये जल कौन से में आएंगे, आपके क्षेत्रीय क्षमता के अंदर आएंगे। और सी, जलापूर्ति क्षमता। सी कौन से में आएगी, जलापूर्ति क्षमता। मतलब पादप को जल की आपूर्ति कहां से होती है, एक तो मृदा जल धारिता से और दूसरा मलानी से। मृदा जल धारिता और प्लस इसको बोलते हैं मलानी। सुनो जी, ये आपके पास तीन कंडीशन मैंने लिखी है, दोबारा समझो, उधर क्या बोर्ड उस साइड में हो जाता ना, इसलिए ध्यान दो। अपने पास मृदा जल की धारिता, मतलब मृदा के द्वारा जल को धारण करने की क्षमता कौन कौन सी है, गुरुत्वीय जल को ग्रहण करेगी, केशिका जल को ग्रहण करेगी और आर्द्रता जल को ग्रहण करेगी। दूसरा, क्षेत्रीय क्षमता में कौन सा जल नहीं आएगा, गुरुत्वीय जल नहीं आएगा, याद रखना, इनको गड़बड़ मत कर देना किसी प्रकार की। और जलापूर्ति क्षमता में क्या है, एक तो मृदा की जल धारिता ये रही, गुरुत्वीय, केशिका और आर्द्रता जल, और फिर एक कौन सा है, इसमें मलानी है साहब। और मलानी का मतलब क्या होता है कि जल के अंदर, किसके अंदर, जल के अंदर कमी, 10% जल का उपस्थित होना, यानी कि मृदा में जल की जो कमी होती है ना, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, मलानी बोलते हैं, मलानी कहते हैं। दोबारा ध्यान देना, एक बार दोबारा ध्यान देंगे, एक बार देखो इस चीज को।
एक पादप के अंदर जल प्राप्त होता है ना, प्राप्य जल, उसको बोलते हैं केसाड। और केसाड के ये 5 प्रकार। अब उस केसाड में से यदि पादप के चारों ओर, जड़ों के चारों ओर जल की बहुत अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है ना, तब तो उसको बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। क्या बोलोगे उसको? क्रांतिक अवस्था। और जब उसके अंदर जल आपूर्ति क्षमता कम होती है, मतलब जल कम पाया जाता है, तब उस समय बोलते हैं उसको कौन सी? मलानी अवस्था। ठीक है, कमी की वजह से ही जो होता है ना, उसको बोलते हैं मलानी। क्लियर हो गई होगी सारी बातें? एक बार इसको देख लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पादप में जल अवशोषण के अंग। जल अवशोषण के अंग कि कौन कौन से के द्वारा आपका जल अवशोषित होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो जल को अवशोषित करती है। ध्यान देना, थोड़ा सा समझना एक बार इसको। सबसे पहले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आपके पास पादप हैं। यही होता है ना, अपन वर्गीकरण में इन्हीं पादपों को पढ़ते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म। इसके अंदर तो क्या पाए जाते हैं बताओ? थैलस, थैलस या थैलाब। थैलस या इसके अंदर क्या होता है? थैलाब, मतलब पादप शरीर किसी के सहारे इस प्रकार से ऐसे ऐसे चिपका रहता है, और वो जल का क्या करता है? यही अंग इसके अंदर जल का अवशोषण करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, विशेष प्रकार के उत्तक अंग तंत्र या आपका जो वो है ना वेस्कुलर सिस्टम, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता, संवहन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा में होती है आभासी जड़, जिनको कहते हैं मूलाभास, राइजोम। ऐसे इस प्रकार के ऐसे रेशे बने होते हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन? मूलाभास। टेरिडोफाइटा पहले ये संवहनी पादप है। फर्स्ट संवहनी पादप कौन से हैं आपके? टेरिडोफाइटा। संवहनी पादप है तो इनमें बताओ कौन से उत्तक होंगे? जाइलम और फ्लोएम। इन उत्तकों के द्वारा इनके अंदर क्या होगा? अवशोषण होगा। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में देखो क्या होती है? मुख्य अवशोषण अंग कौन सा होगा इसमें साहब? जड़ होगी। ठीक है, इस जड़ की संरचना में 3 क्षेत्र होते हैं। परिपक्वन हो गया, दीर्घीकरण हो गया, और एक हो गया मेरिस्टेमी। 3 क्षेत्र हो गए। इस परिपक्वन क्षेत्र में क्या होते हैं? छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनको बोलते हैं मूल रोम या रूट हेयर। ये जल का सर्वाधिक अवशोषण करते हैं। ये तो लंबाई में सहायक, लंबाई में, और इसके अंतिम सिरे पर होती है रूट कैप, रूट कैप जिसको कहते हैं मूल गॉप। सर्वाधिक अवशोषण यही करेंगे, सर्वाधिक अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा। बहुत इजी सा पॉइंट था, सरल सा पॉइंट था। क्या पॉइंट था बताओ?
कि सबसे पहले पादप के अंदर जो जल अवशोषण होता है उस जल अवशोषण के लिए मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो साहब थैलोफाइटा में तो थैलस होता है। पादप शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचनाएं, उत्तक तंत्र, ये अनुपस्थित होते हैं, इसलिए उनका जो आधार होता है वो या तो जल की सतह पर होगा या किसी चट्टान से या किसी के सहारे चिपका होगा। ऐसे ही ब्रायोफाइटा में आभासी क्या पाई जाती है, जड़ पाई जाती है, जड़। आभासी जड़। मूल जिसको कहते हैं मूलाभास या मुलाब भी कहते हैं, मुलाब, मूलाभास या मुलाब, ठीक है, वो जल को अवशोषित करती है। मतलब इनमें अंदर सेवनी, उत्तक, जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। इसके बाद टेरिडोफाइटा धरातल के सबसे पहले संवहनी पादप है, मतलब भूमि के ऊपर रुकते हैं, मृदा के ऊपर रुकते हैं और इनके अंदर मृदा के द्वारा अवशोषण होना पहला तरीका होता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मुख्य अंग क्या कहलाती है, जड़। और इस जड़ की जब अपन एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो इसकी सारी स्ट्रक्चर के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, जिसमें 3 क्षेत्र आएंगे, परिपक्वन, दीर्घीकरण और मेरिस्टेमी। यहां लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य था मेरे दोस्तों, वो था केवल मुझे ये बताना कि रूट हेयर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, परिपक्वन क्षेत्र में। और परिपक्वन क्षेत्र से जो ये रेशे होते हैं वो पादप से जल को अवशोषित करते हैं। ये था आपका पॉइंट, कौन सा, जल अवशोषण के लिए होने वाले अंग, यानी कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो जल अवशोषण करवाते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे चलो। जल के प्रकार, पांच प्रकार का। पांच प्रकार का कौन सा, अपवाई, दूसरा पहला अपवाई, दूसरा गुरुत्वीय, तीसरा आर्द्रता ग्राही, चौथा रसायनुबंधी और पांचवा केसी का जल। अपवाई कौन सा जल है, बहता हुआ, ये मृदा गहराई में, मृदा कणों पर, ये कौन सा हो गया, खनिजों पर। पहले बता दिया लेकिन ये आ गया, इसलिए स्लाइड में लिख दिया मैंने, ताकि नोट्स भी आपके सही तरीके से तैयार हो जाएं, इसमें कैसे कंफ्यूज मत होना। और केसी का जल मृदा कणों में समाहित जल, मृदा कणों में समाहित जल। ये हो गई आपकी कौन कौन सी चीजें, जल के प्रकार। अब देखो जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण क्रियाविधि में 2 वैज्ञानिक याद रखने हैं अपन को, क्रेमर और दूसरे हैं रेनर। क्रेमर और दूसरे कौन से हैं, रेनर। रेनर क्रेमर ने पादपों में जल अवशोषण के महत्व को बताया था। क्रेमर ने क्या बताया, पादपों में जल अवशोषण के महत्व को समझाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन से थे, क्रेमर। फिर इसके बाद इसकी मेन जो कार्यविधि है कि साहब ये क्रियाविधि कितने प्रकार की होती है, कैसे अवशोषित करता है, इस चीज को समझाने वाले कौन थे, रेनर। तो पादपों में जल अवशोषण होता है 2 प्रकार से, एक तो सक्रिय,
जल अवशोषण। कौन सा है? सक्रिय जल अवशोषण। और दूसरा कौन सा हो गया? निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार के आपके पास जल अवशोषण पाए जाते हैं पादपों में। कौन कौन से? सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण के दो भाग हैं, प्रासरणी सक्रिय जल अवशोषण, और दूसरा कौन सा होता है इसमें? अपरासरणी। देखो, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अटकिंस। ध्यान रखना। और दूसरे हैं प्रिस्टले। अटकिंस और प्रिस्टले, ये वैज्ञानिक पूछे जाएंगे यहाँ। मैन वैज्ञानिकों का ध्यान रखना, दो वैज्ञानिक है, अटकिंस और दूसरे कौन से हैं? प्रिस्टले हैं साहब। और इसके प्रतिपादक थीनेट व बेनेट। कौन है? थीनेट और बेनेट। ये दो आपके वैज्ञानिक हैं, दोनों के सिद्धांतों के, ये लो अलग अलग कर दिया मैंने। तो अटकिंस और प्रिस्टले तो किसने दिया था? कौन सा दिया था? अटकिंस और प्रिस्टले ने तो प्रासनी सक्रिय जल अवशोषण। और प्रासनी सक्रिय जल अवशोषण का मतलब क्या होता है कि जल किसके अनुसार जाता है? जल सांद्रता प्रवणता सांद्रता प्रवणता का मतलब जल किधर से किधर की ओर जाएगा? बोलो, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न की ओर। यह होता है सांद्रता प्रवणता का मतलब। यानी जल का परिवहन किधर से किधर की ओर होगा? उच्च से निम्न की ओर। प्रवणता का मतलब होता है ढलान। यानी जहां जल ज्यादा है या जिस जगह जल की मात्रा ज्यादा है वहां से जल अवशोषित होकर किधर आ जाएगा? कम की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ये सिद्धांत, पहला सिद्धांत कौन सा है? प्रासनी सक्रिय जल अवशोषण का, जो अटकिंस और प्रिस्टले द्वारा दिया गया सांद्रता प्रवणता के अनुसार। और थीनेट और बेनेट साहब कह रहे हैं कि यहां एटीपी खर्च होती है। यहां क्या खर्च होती है? एटीपी खर्च होती है। कोशिका के अंदर क्या करती है? ऊर्जा खर्च की जाती है, मतलब ऊर्जा का उपयोग होता है। सीधी सी बात है, ऊर्जा खर्च की जाती है किसके अंदर? अप्रासनी सक्रिय। और निष्क्रिय परिवहन के अंदर ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, मतलब यहां इस प्रकार के अवशोषण में पादप के द्वारा या पादप कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा खर्च नहीं की जाती। वो स्वतः ही अपने आप जल स्थानांतरित होकर किस में आ जाता है? अन्य कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। तो दोबारा समझो मेरे दोस्तों, देखो आराम से धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास ज्यादा हो जाए कम हो जाए वो बाद की बातें हैं, लेकिन मेन ये चीज है कि आपके पास वो मैटर पूरा जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी जाके मेरी सार्थकता पूरी होगी। तो यहां अपन ने दो प्रकार के जल पढ़े। एक तो कौन सा? सक्रिय। तो सक्रिय का मेन मतलब ही यही होता है कि साहब जिसमें क्या खर्च होती है? ऊर्जा खर्च होती है। ये ऊर्जा के लिए है, ऊर्जा खर्च के लिए है ये साहब। और जिसमें निष्क्रिय ऊर्जा खर्च नहीं होती। ठीक है, तो ये सक्रिय वाला है, ऊर्जा खर्च करने वाला है। ये दो प्रकार का बता दिया मैंने। कौन कौन सा? एक तो प्रासनी और दूसरा कौन सा हो गया? अप्रासनी। प्रतिपादक अटकिंस प्रिस्टले, जल सांद्रता के अनुसार स्थानांतरित होता है और इसमें एटीपी खर्च होती है। प्रतिपादक कौन हो गया? थीनेट और बेनेट। निष्क्रिय में ऊर्जा खर्च नहीं की जाती। ऐसा सिंपल सा टॉपिक था। अब इसको रिलेटिव करो, यानी इसको इसके साथ जोड़ो, किसके साथ? मार्गों के साथ, तभी आपकी मेन बात आगे बढ़ेगी। जल अवशोषण के मार्ग कौन कौन से हैं वो समझना जरूरी है अपन को एक बार। अब
जल अवशोषण के मार्ग। तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो एक डायग्राम से समझा दूं मैं आपको, फिर इसके बाद तीनों को अलग अलग चर्चा करेंगे अपन। ये है आपके पास कोशिकाएं, ठीक है, जिनसे अपन को जल अवशोषण पढ़ना है। ये कौन से हो गए? मूलरोम हो गए। देखो यहां पे कौन है? मृदा जल। या ध्यान से समझो आराम से, यहां पे कौन है? मृदा जल है। इन मूलरोम के द्वारा ये मृदा जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इनके अंदर प्रवाहित हो गया साहब, यानी कोशिकाओं के द्वारा जल को अवशोषित कर लिया गया है। अब इसके बाद ये जल आएगा, अंदर प्रवाहित होगा। कैसे होगा? देखो कि सबसे पहले ये जल इन कोशिकाओं से होता हुआ आएगा, मतलब जीवद्रव्य द्वारा। जीवद्रव्य द्वारा, और जीवद्रव्य के अंदर होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। जीवद्रव्य में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। और जीवद्रव्य में क्या होता है? अवरोधी। अवरोधी पट्टियां, जिनको बोलते हैं कौन सी? केसपेरी पट्टियां। कौन सी पट्टियां बोलते हैं? केसपेरी पट्टियां। और केसपेरी पट्टियां क्या करती है? रुकावट उत्पन्न करती है। और रुकावट के लिए क्या खर्च होती है? एटीपी खर्च होती है। ये लो, गजब का पॉइंट हो गया। कैसे हुआ? दोबारा समझो कि सबसे पहले जल अवशोषित होकर इस जीवद्रव्य को पार करेगा साहब, ऐसे, इस प्रकार से। मतलब कोशिकाओं के बीच में से ही जल आएगा। अब बीच में से जल आएगा तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले तंतुओं का नाम क्या दिया मैंने? प्लाज्मोडेस्मेटा, जीवद्रव्य तंतु। जीवद्रव्य तंतु एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ रहे हैं, और दूसरी कोशिका और एक कोशिका के बीच में क्या होता है? दोनों कोशिकाओं में केंद्रीय पदार्थ होते हैं, कोशिकीय पदार्थ कहते हैं। उनके कोशिकीय और केंद्रीय पदार्थों में अवरोधी पट्टियां उत्पन्न होती हैं। उन अवरोधी पट्टियों को क्या बोलते हैं अपन? केसपेरी पट्टियां। और केसपेरी पट्टियां बीच में बन रही है तो रुकावट आएगी। उस रुकावट को दूर करने के लिए कोशिका क्या खर्च करेगी? एटीपी खर्च करेगी। तो बताओ एटीपी खर्च करेगी तो परिवहन कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, उसको उसके साथ जोड़ दो। कौन सा होगा? सक्रिय परिवहन। यानी सक्रिय परिवहन में कोशिका के द्वारा क्या खर्च की जाती है? ऊर्जा खर्च की जाती है। तो ये मार्ग कौन सा हो गया? ये मार्ग कौन सा हो गया? ये हो गया सिम्प्लास्ट। ये मार्ग कौन सा है? सिम्प्लास्ट है साहब, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट, सी को सी से सक्रिय, से को से सक्रिय। तो सिम्प्लास्ट किसके साथ होता है?
सक्रिय के साथ होता है, जिसमें कोशिका के द्वारा ऊर्जा खर्च की जाती है। और ऊर्जा खर्च करने का रीजन मैंने बता दिया, इसमें रुकावट आती है सॉरी, इसमें रुकावट किसकी आती है? केसपेरी पट्टियों की आती है। और केसपेरी पट्टियों की रुकावट आने के कारण कोशिका को क्या खर्च करनी होती है? ऊर्जा खर्च करनी होती है। अब आगे देखो, दूसरा जल, ऐसे, मतलब जहां उसको जगह मिलती है ना, उस जगह से वो अपने आप निकलता है। और वो जगह किस में मिलती है? अंतरा कोशिकीय अवकाश। किसके अंदर? अंतराकोशिकीय अवकाश। और अंतराकोशिकीय अवकाश में जगह होती है, अवरोध नहीं होता, अवरोध नहीं, अवरोध नहीं होता तो एटीपी खर्च भी नहीं होती। और एटीपी खर्च कौन से परिवहन में नहीं होती बालकों? अब उसके साथ जोड़ लो, कौन से के साथ नहीं होती साहब? निष्क्रिय परिवहन में कोशिका के द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं की जाती, कोई ऊर्जा का यूज नहीं होता, किसी प्रकार की ऊर्जा काम में नहीं ली जाती। तो ये आपका परिवहन, ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो परिवहन है ना, ये परिवहन कौन सा कहलाएगा? एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट, ये सिम्प्लास्ट, एक और ये दो, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। अब देखो, एक कोशिका के अंदर क्या होती है? रिक्तिकाएं। तो यहां से ये जल इन रिक्तिकाओं द्वारा आता है, रिक्तिकाओं द्वारा, ठीक है, रिक्तिकाओं के द्वारा प्रवाहित होता है। तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा परिवहन? रसधानीय। ये आपके पास मेन तरीके थे, कितने? 3 तरीके। कौन कौन से? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय। अब इनकी सबकी डिटेल आगे एक एक की देख लो। सबसे पहला सिम्प्लास्ट साहब, सिम्प्लास्ट का मार्ग क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। बस बताना है आपको, जीवद्रव्य तंतु। और जीवद्रव्य तंतु है तो जीवद्रव्य को पार करना होगा। जीवद्रव्य को पार करेंगे तो जीवद्रव्य में अवरोध होगा, अवरोधी पट्टियां बनेगी, पट्टियां। इन पट्टियों को बोलते हैं केसपेरी पट्टियां। कौन सा बोलते हैं? केसपेरी पट्टियां। अवरोध को दूर करना है, अवरोध को क्या करना है? दूर। तो क्या खर्च होगी? एटीपी खर्च होगी। इस प्रकार का मार्ग, यानी जीवद्रव्य तंतुओं द्वारा जो मार्ग होता है, उस मार्ग को कहते हैं कौन सा? सिम्प्लास्ट। और इस प्रकार का परिवहन कौन सा कहलाता है? सिम्प्लास्टिक परिवहन। कौन सा कहलाएगा? सिम्प्लास्टिक परिवहन। ठीक है, आगे होगी बात समझ में सारी। दोबारा सुन लो, जीवद्रव्य तंतुओं के द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा आएगा, अवरोधी पट्टियां बनेगी। अवरोधी पट्टियों को क्या कह दिया अपन ने? केसपेरी पट्टियां। और केसपेरी पट्टियों को दूर करने के लिए कोशिका के द्वारा क्या खर्च करनी होगी? क्या खर्च करनी होगी? ऊर्जा। तो ऊर्जा खर्च करेंगे तो इस मार्ग को क्या सा बोलेंगे? सिम्प्लास्ट। और इस प्रकार का परिवहन क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? सिम्प्लास्टिक परिवहन। तो ये बताओ किसका है? सक्रिय अवशोषण का।
मार्ग कौन सा है? सिम्प्लास्ट। क्लियर हो गई बात? आगे चलो, आगे चलो, कौन सा है? एपोप्लास्ट। जल प्रवाह होगा किसके द्वारा? जल प्रवाह किसके द्वारा होगा? अंतरा कोशिकीय अवकाश द्वारा, अवकाशों द्वारा। अवरोध आएगा कि नहीं आएगा? अवरोध नहीं होगा, और अवरोध नहीं होगा तो ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ऊर्जा खर्च नहीं होगी। ठीक है, और ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो ये किसका मार्ग हो गया? निष्क्रिय परिवहन का। निष्क्रिय परिवहन का, परिवहन का मार्ग। ये किसका मार्ग है? निष्क्रिय परिवहन का है साहब, जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। ठीक है, अब देखो, इस अंतराकोशी के अवकाश के इस मार्ग को कहते हैं कौन सा? एपोप्लास्ट। और एपोप्लास्ट के इस परिवहन को कौन सा बोलते हैं बताओ? एपोप्लास्टिक परिवहन। कौन सा बोलोगे? एपोप्लास्टिक परिवहन, जो पादपों में सर्वाधिक होता है, जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं की जाती। पादप के लिए सर्वाधिक परिवहन कौन सा होता है? एपोप्लास्टिक। नेक्स्ट देखो, तीसरा मार्ग। तीसरा मार्ग कौन सा है? रसधानीय। कोशिका के अंदर आपको पता है अधिकांश भाग किसका बना होता है? रिक्तिकाओं का। रिक्तिकाओं द्वारा परिवहन कौन सा कहलाएगा? रसधानीय परिवहन। रिक्तिकाएं क्या होती है? पादप का 90% भाग, ठीक है, रसधानी को जल पार करता है। रसधानी को जल क्या करेगा? पार करता है, इसलिए इसको कहते हैं रसधानीय परिवहन। बहुत कम होता है पादप में, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? रसधानीय परिवहन। आगे देखो, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। यहां एक चीज देखो, थोड़ी सी चीज और समझा देते हैं अलग, ताकि आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं आए। ये आपके पास साहब कोशिकाएं बनाई मैंने, ठीक है, ये तो मृदा जल, भूमि जल, ठीक है, ये जीव द्रव्य, ये अंतरा कोशिकीय अवकाश, और ये रिक्तिकाएं। अब दोबारा, कोई बहुत कई बार समझा रहा हूं मैं इसको, क्योंकि जोड़ना है मुझे। तो यदि जल का परिवहन, किसका? जल का परिवहन इसके द्वारा होता है, जीव द्रव्य के द्वारा, तो इसको बोलते हैं कौन सा? सिम्प्लास्ट।
प्लास्ट, और सिम्प्लास्ट किसके लिए? सक्रिय के लिए। दूसरा, जल इनसे पार होता है ऐसे, ये कौन सा हो गया? एपोप्लास्ट। किसके लिए? निष्क्रिय के लिए। और जल इनके अंदर से पार होता है, ये कौन सा हो गया? रसधानीय। ठीक है, मतलब आपके जैसे मान लो ये तो कौन सा है? सिम है, इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, वो कौन सा है? एपो। और ऐसे ऐसे जा रहा है, वो कौन सा है? रसधानीय। ये आपके पास मार्ग है 3। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से इन चीजों को, टॉपिक को जोड़ के बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब मेरे हिसाब से इस मार्ग में कोई दिक्कत या इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भी नहीं समझ में आए तो बार बार देख लेना, एक बार नहीं 2 बार देख लेना, बहुत धीरे धीरे आराम से अच्छे से समझाए। भाई टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो कुछ चीजें और बतानी है मेरे को, आपको क्या बतानी है? पादप में सिम एपो प्लास्ट शब्द किसने दिए? मुंच ने। ठीक है, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट शब्द देने वाले कौन से थे? मुंच। सर्वाधिक, ये टॉपिक है कुछ छोटे छोटे, सर्वाधिक अवशोषण कौन सा? निष्क्रिय। निष्क्रिय लगभग 95 से 98% पादप के अंदर सर्वाधिक जल अवशोषण कौन सा होता है? निष्क्रिय। पादप के लिए उपयुक्त मार्ग कौन सा? बोलो, निष्क्रिय का मार्ग कौन सा? एपोप्लास्ट। उपयुक्त मृदा कौन सी हो जाएगी? दोमट। उपयुक्त जल कौन सा? केशिका जल। उपयुक्त जल कौन सा है? केशिका जल। अधिपादप होते हैं ना, अधिपादप, अधिपादप जैसे आर्किड, आर्किड में जल अवशोषण, आर्किड में जल अवशोषण कौन करता है? वेलामेन। वेलामेन। एक और पढ़ाऊं मैं आपको, माइकोराइजा। माइकोराइजा एक संबंध है किसका? कवक और पादप, जैसे पाइनस, पाइनस, चीड़, देवदार। देवदार तो यही तो है, पाइनस, चीड़, देवदार। तो कवक तो पादप को क्या करवाता है? बताओ। खनिज कौन सा? फास्फोरस प्राप्त। और ये पादप से, कवक पादप से क्या प्राप्त करता है? आवास। तो इन दोनों का आपस में, ये आपस में क्या है? संबंध है। इस संबंध को कहते हैं सहजीवन। और सहजीवन को किसके नाम से जाना जाता है? माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। ये कुछ स्पेशल पॉइंट थे आपके इसके लिए कि क्या क्या चीजें अपने पादप के अंदर होती है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर पाई जाती है। तो देखो मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको समझा दी। कौन कौन सी समझाई साहब? कि एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट मुंच ने दिए थे। सर्वाधिक जल अवशोषण किसका होता है? निष्क्रिय का। पादप के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा होता है? एपोप्लास्ट। सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा। सबसे अच्छा जल कौन सा होता है? केशिका जल। अधिपादपों में जड़ें नहीं होती, वो नमी को अवशोषित करते हैं दूसरे पादप के ऊपर रहकर, उसको क्या बोलते हैं? वेलामेन।
और माइकोराइजा क्या होते हैं, जड़ों के साथ कवक क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। और उस संबंध में पादप के लिए वो जड़ें जो होती है ना, उन जड़ों के साथ में रहकर वो फास्फोरस उपलब्ध करवाएंगे, खनिज लवण उपलब्ध करवाएंगे, बदले में वहां से वो आवास और पोषण प्राप्त करते हैं। ये उनका सह संबंध है। ठीक है, अब जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ताप, वायु, जल और प्रकाश। ये तो इजी है, इसमें तो ज्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं है भाई। कौन कौन से कारकों की वजह से पादपों में जल अवशोषित होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसमें जल अवशोषण किया जाता है, बताओ। अनुकूल ताप याद रखना, अनुकूल ताप कितना, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मृदा वायु, O2 की उपस्थिति में अधिक और CO2 की उपस्थिति में, बोलो, CO2 में कम, कम, क्योंकि CO2 में क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है। तो अवशोषण दर क्या हो जाती है, घट जाती है। देखो, जल की दो अवस्थाएं हैं, क्रांतिक और मलानी। क्रांतिक अधिक होना और मलानी में कम होना, और दोनों ही समय अवशोषण दर क्या हो जाती है, घट जाती है। ध्यान दो, यदि किसी पादप के चारों तरफ या किसी खेत में यदि आप पानी भर देते हो, तो वो पानी भरने के कारण आपको पता है कि उसकी जड़ें धीरे धीरे गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, अवशोषण दर कम हो जाएगी। और मलानी में जल क्या होता है, कम होता है, कमी, तो उस समय भी अवशोषण दर घट जाती है। चौथा आपका कारक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का मतलब जो विलय होता है, कौन, खनिज लवण, और विलाय कौन होता है, जल, इन दोनों के साथ विलयन बनता है। तो अम्लीय बहुत ज्यादा हो गया या क्षारीय बहुत ज्यादा हो गया, अम्लीय और क्षारीय पर, अम्लीय और क्षारीय पर अवशोषण क्या हो जाता है, घट जाता है। अम्लीय और क्षारीय की स्थिति में पादपों में अवशोषण दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो घट जाता है, कम हो जाता है। ये थे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले छोटे छोटे से आपके कारक थे। इसको आपको बाद में दिक्कत नहीं आए ना, इसलिए CO2 में ही लिख लो। CO2 के समय क्या होता है, आपको पता है, पादपों में कार्बनिक एसिड बनता है, और कार्बनिक एसिड बनने पर जल अवशोषण क्या हो जाता है, घट जाता है। जल अवशोषण की दर उस समय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये थे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। रसारोहण, बहुत अच्छा गजब का पॉइंट है रसारोहण, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लंबी दूरी तक परिवहन, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लंबी दूरी तक पादपों में क्या होता है, जल का परिवहन। अवधारणा किसने दी, अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, वेस्टमीयर। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। अवधारणा किसने दी थी, वेस्टमीयर ने। और वेस्टमीयर का जो प्रयोग था ना, वो प्रयोग था किस पर, कनाडा बालसम पर। कनाडा बालसम पर इन्होंने प्रयोग करके ये अवधारणा समझाई थी। सबसे पहले इस चीज को समझाया था, रसारोहण को बताया था। किन्होंने बताया था, वेस्टमीयर ने बताया था साहब। वेस्टमीयर की सबसे पहली कहानी थी
रसारोहण के उत्तक जाइलम, याद रखोगे, इसका मार्ग जाइलम वाहिका व वाहिनी, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें होगी। सबसे पहले वेस्टमियर ने इस चीज को समझाया था, कनाडा बाल्सम का जो जड़ें थी ना, उन जड़ों के अंदर क्या डाल दिया था, सेप्रिनिन इयोसिन, कलर हो गया, और रेड कलर आपको आगे ऊपर तक प्राप्त मिला। ऊपर तक की जाइलम और फ्लोएम कोशिका थी ना, उनके अंदर भी ये प्राप्त हुआ। इसलिए इन्होंने कहा कि साहब इसका मार्ग क्या होता है, जाइलम, और किसके द्वारा जाती है, जाइलम की वाहिका और वाहिनियों के द्वारा ये जल स्थानांतरित होता है या जल प्रवाहित होता है। ये तो नॉर्मल चीजें थी आपकी किसकी, रसारोहण की। अब इसकी रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने वाले सिद्धांत हैं, और वो सिद्धांत कितने हैं, 3। पहला जैव शक्तिवाद, पहला कौन सा है, जैव शक्तिवाद। और जैव शक्तिवाद किसके द्वारा, जीवित सेल्स द्वारा परिवहन। देखो रसारोहण होता है 100 सेंटीमीटर पर हावर के हिसाब से, मतलब 100 सेंटीमीटर 1 घंटे के अंदर जल प्रवाह है रसारोहण, समझ गए आप। हाँ, जीवित कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके सिद्धांत है 3। पहला रिले पंप वाद, दूसरा पंपिंग सिद्धांत, और तीसरा होता है कौन सा, स्पंदनवाद। तीसरा कौन सा हो गया, स्पंदनवाद। पहले तो वैज्ञानिक याद रख लो, रिले गोल्डलेवस्की, गोल्डलेवस्की खुद ही है वेस्टमियर, और भारत के हैं यहाँ जेसी बोस, सबके बॉस कौन, जेसी बॉस, ठीक है। भारत के वैज्ञानिक हैं यहां कौन, जेसी बॉस ने बताया था इस चीज को सबसे पहले, कौन सी चीज को, स्पंदनवाद को। ये देखो जैव शक्तिवाद कौन सी चीज बताता है कि जीवित कोशिकाएं परिवहन करेगी, तो बताओ जीवित कोशिकाएं कौन सी, जाइलम मर्दुतकीय वह मज्जा द्वारा। जाइलम की मर्दुतकीय और मज्जा कोशिकाओं में जब पंप होता है, छोटे छोटे स्पंदन आते हैं, उस स्पंदन के द्वारा जल क्या होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है। दूसरे कौन है साहब, वेस्टमियर है, और वेस्टमियर ने भी ये बताया कि जाइलम उत्तक में पंपिंग, जाइलम उत्तक में पंपिंग, जाइलम उत्तक के अंदर छोटी छोटी कोशिकाओं में क्या होता है, पंपिंग। और स्पंदनवाद जेसी बोस ने बताया जाइलम कॉर्टेक्स में स्पंदन। जाइलम उत्तक के जो कॉर्टेक्स भाग होते हैं उसमें, ये जाइलम उत्तक कह रहा है, ये मज्जा और मर्दु उत्तक की कोशिकाएं बता रहा है। मतलब तीनों कुल मिला के ये कह रहे हैं कि साहब जो जीवित कोशिकाएं होती है ना, उन्हीं के अंदर पंपिंग के द्वारा आपको पता है परिवहन होता है। कि पादप कोशिका के अंदर छोटे छोटे क्या बनते हैं, स्पंदन बनते हैं, छोटी छोटी चीजें बनती है, मतलब पंपिंग के द्वारा। तो वो जल लगातार उन कोशिकाओं से क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो जेसी बॉस का बड़ा शानदार इतिहास है। जेसी बॉस बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। जेसी बॉस फिजिक्स के थे। तो इसने क्या किया था, इस स्पंदन का मापन किया था। मापन किससे, गैल्वेनोमीटर से। इसका जो पादप था ना, वो कौन था, डेस्मोडियम। इंडियन पाइप प्लांट
डेस्मोडियम इंडियन पाइप प्लांट, जिसको कहते हैं अपन छुई मुई पर। ये जेसी बॉस का बहुत अच्छा सिद्धांत था। कौन सा? स्पंदनवाद। ठीक है, गैल्वेनोमीटर स्पंदनवाद। स्पंदनवाद के अंदर मेन किसका है? जेसी बॉस का है। और जेसी बॉस ने डेस्मोडियम या छुई मुई पर यह चीज समझाई थी, जो किसमें होती है कि कॉर्टेक्स कोशिकाओं में छोटे छोटे क्या आते हैं? स्पंदन आते हैं, और उस स्पंदन के द्वारा जल प्रवाहित हो जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, तीनों सिद्धांत एक ही चीज बता रहे हैं कि साहब जीवित कोशिकाओं में क्या आता है? स्पंदन आता है, और उस स्पंदन के द्वारा लगातार जल क्या हो जाता है? प्रवाहित हो जाता है, लगातार जल जाता रहता है। ये बात किसने बताई? गॉल्डलेवस्की ने भी यही बताया, जेसी बॉस ने भी यही बताया, और वेस्टमियर ने भी यही बताया। अब इस जैव शक्तिवाद का खंडन, इसका खंडन किया, खंडन स्टार्सबर्गर द्वारा। स्टार्सबर्गर ने यह कहा कि आप सब बता रहे हो कि साहब जीवित कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, पूरी दुनिया में आपने ढिंढोरा पीट दिया, लेकिन जीवित कोशिकाएं ही भाग नहीं लेती, अन्य कारक भी क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। मतलब तीनों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, गई भैंस पानी में, हो गो काम। मतलब बोले तीनों सिद्धांत ही आपके तो क्या हैं? गलत हैं, कि सारी जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती, अन्य कारक तो आपने बताए ही नहीं बताए। तो अगला सिद्धांत फिर आया। पहला सिद्धांत हो गया कौन सा? जैव शक्तिवाद। ये फर्स्ट था आपका, ए था। ठीक है, रसारोहण के बाद दूसरा सिद्धांत देखो, रसारोहण का दूसरा सिद्धांत, सेकंड, बी। बी मूल दाब, रूट प्रेशर। मूल दाब शब्द तो दिया था किसने? हेल्स ने। और मूल दाब सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया था? प्रिस्टले ने। मूल दाब शब्द किसने दिया? हेल्स ने। और सिद्धांत किसने दिया? प्रिस्टले ने। बहुत इजी सा सिंपल सा सिद्धांत है। देखो एक लाइन से ही बता दूंगा। भूमि, भूमि से जल आएगा, किस में आएगा? मूल में। तो मूल में जैसे ही जल आएगा, मूल की जो सेल्स है वो सेल्स क्या हो जाएगी? स्पीत, यानी फूल जाएगी। और स्पीत होते ही दाब बनेगा, उस दाब को ही क्या बोलते हैं अपन? मूल दाब। सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा उसके अंदर दाब बना, उस दाब को ही क्या बोलते हैं? मूल दाब, जिसकी दिशा ये हो गई साहब। मूल के अंदर दाब ज्यादा है तो ये जल किस में आएगा? तना, तने में। तने से किस में आ जाएगा? वलकुट में। और वलकुट से किस में आ जाएगा? पत्तियों में। मतलब पादप के विभिन्न भागों तक ये जल का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। दोबारा सुनो, सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा जड़ें जल को अवशोषित कर लेगी, जड़ें अवशोषित करेगी तो जड़ों की कोशिकाओं में दाब बनेगा, उस दाब को ही क्या बोलते हैं? मूल दाब कहते हैं। मूल दाब यहां ज्यादा है और यहां कम है तो हमेशा दाब अधिक से किधर की ओर आएगा? निम्न की ओर आएगा। निम्न की ओर आएगा तो मूल से जल किस में आ गया? तने में। तने से पूरी वलकुट कोशिकाओं में, और वलकुट कोशिकाओं से किस में? पादप में। अर्थात विभिन्न भागों तक ये जल क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। हर जगह उस जल का प्रवाह हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, इस मूलदाब का मापन
मापन मैनोमीटर द्वारा। मापन किससे करते हैं? मैनोमीटर द्वारा। ये अधिकतम कितना हो सकता है? 2 ATM हो सकता है। बड़े पादपों के लिए, कितना चाहिए? 12 ATM, जो जड़ द्वारा संभव नहीं होता। ये भी फेल। सुनो जी प्यारे बच्चों, सुनो जी बालकों, मैंने क्या बताया आपको कि एक जड़ के द्वारा उत्पन्न दाब क्या कहलाएगा? मूल दाब। और मूल दाब जैसे ही बनेगा तो प्रेशर बनेगा, तो उस प्रेशर की दिशा इस प्रकार से होगी, जड़ तना वलकुट से। अब इसका मापन किससे करते हैं साहब? मैनोमीटर से करते हैं। और ये अधिकतम मान किसी भी पादप का कितना आता है? 2 ATM आता है। मैक्सिमम 2 ATM होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और बड़े पादप जैसे बहुत ऊंचाई वाले हैं, मीटरों सेंटीमीटरों तक हैं, तो उन पादपों के लिए कितना दाब चाहिए? 12 ATM। और 12 ATM छोटे पादप की या बड़े पादप की या उस जड़ की औकात नहीं है। अब उस जड़ की औकात नहीं है तो बताओ जल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को भी क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। इसको भी सही नहीं माना जाता। इसके बाद तीसरा सिद्धांत सी भौतिकवाद। और भौतिकवाद दिया गया था बालकों डिक्सन व जॉली। हाँ जी, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं दो, डिक्सन और जॉली के द्वारा। मतलब पादप की भौतिक क्रियाएं, भौतिक घटनाएं भाग लेती है, जिसमें एक तो सहसंजन वाद और दूसरा वाष्पोत्सर्जन आकर्षण। दोनों के नाम से आ जाए ना तो भी नाम डिक्सन जॉली ही आएगा, गड़बड़ मत कर देना कुछ भी। देखो, सहसंजनवाद का मतलब होता है जल का जल के साथ आकर्षण। ठीक है, जल का जल के साथ आकर्षण और जल का वाहिनी के साथ आकर्षण। मतलब जल के साथ भी प्रवाहित होता है और कोई नली या वाहिका होती है उसके अंदर भी प्रवाहित होता है। वाष्पोत्सर्जन आकर्षण का मतलब क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा आकर्षण बनता है। वाष्पोत्सर्जन से आकर्षण कहां से बनेगा? थोड़ा सा ध्यान देंगे। वाष्पोत्सर्जन किससे होता है बताओ? पत्तियों से। ठीक है, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन हुआ तो क्या होगा? जल हानि होगी। जल हानि होगी तो पत्तियों में क्या होगा? जल की कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए पत्तियों में जल कहां से आएगा? वलकुट से। वलकुट से जो जल कम हुआ है उसकी पूर्ति के लिए जल कहां से आया? तना। और तने में किससे आया? जड़ से। और जड़ से किससे आया? भूमि से। इस प्रकार से देखो, थोड़ी देर पहले आपको एक चीज समझाई थी, मूल दाब वाली। तो मूल दाब में जो प्रेशर बनता है ना, उसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है? मूल से पत्तियों की तरफ होती है। ठीक है, और यही चीज इसके बाद ये क्या कह रहा है कि साफ पत्तियों में सांद्रता कम हो रही है। किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन के कारण। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों का जल क्या हो गया? उड़ गया, बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो कमी हो गई। उस कमी को पूरा करने के लिए क्या आया? वलकुट से। अब ये वलकुट से कैसे आया? क्योंकि जल का जल के साथ क्या बनता है? संबंध बनता है, आकर्षण बनता है। और उस आकर्षण के द्वारा लगातार जल क्या होता है? प्रवाहित होता रहता है।
इसलिए इस भौतिकवाद को कॉमन वे में आजकल नाम दे रखा है केशिकात्व प्रवाह है, या जल किसके साथ बह रहा है, जल के साथ भी और उस वाहिनी के साथ भी, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्य स्थैतिक प्रवाह है। कोई से भी नाम से आ जाए, चाहे भौतिकवाद से आ जाए, सहसंजनवाद से आ जाए, या वाष्पोत्सर्जन आकर्षण आ जाए, या केशिकात्व प्रवाह आ जाए, चाहे द्रव्य स्थैतिक प्रवाह आ जाए, नाम दो ही होंगे, डिक्सन और जोली। मतलब भौतिकवाद इन्हीं दोनों के द्वारा दिया गया है, भौतिकवाद को इसी के द्वारा समझाया गया है। तो तीन सिद्धांत थे। पहला जीवित कोशिकाओं के द्वारा, उसको बोलते हैं कौन सा, जैव शक्तिवाद। दूसरा जड़ के प्रेशर के द्वारा, मूल दाब। और तीसरा पादप की भौतिक क्रियाओं के द्वारा प्रभावित होता है, इसको कहते हैं भौतिकवाद। मतलब इस टॉपिक में जल के प्रकार, उसके अवशोषण के अंग और उसके सिद्धांत, कारक, और वो लंबी दूरी तक कैसे जाता है, रसारोहण, इन सब की अपनी चर्चा होगी। मतलब ये क्लास यहाँ जल अवशोषण की पूरी कंप्लीट होगी। आराम से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। थैंक यू, धन्यवाद।